हेलो बच्चों, विकास श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन टिप। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टू टेल यू कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको नाउन की सारी बातें बता दी थी। नाउन हमारे ख्याल से जो एक बच्चे को पढ़ना चाहिए नाउन के विषय में, अभी हमने कॉम्पिटिटिव लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को कवर नहीं किया है, लेकिन जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए नाउन का, उसको मैंने कवर कर लिया है। तो एक बार, दो बार, तीन बार उसको आप चलाइए, देखिए, और उसमें जो आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आती हैं, जहां आपको चीजें कंफ्यूजन में समझ में आती हैं, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और हमसे पूछिए। हम आपको उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली किस बात पे फोकस होगा? वर्ब पे। जहां पे हमने उसको लास्ट किया था पिछला लेक्चर, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो आइए, चलिए हम आपको वर्ब की तरफ लेके चलते हैं। हमने पहले से इसको लिख रखा है, आप देखें, पहले से लिख रखा है, जिससे कि हमारा समय बचे, आपका समय बचे और विजिबिलिटी और बढ़ सके। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब सारी चीजें हम एक साथ लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो बोर्ड है ना, ये ट्रेडिशनल टाइप का है, तो इस पर जब हम लिखते हैं तो उसमें विजिबिलिटी की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि जब लिखने में फ्लो होता है तो थोड़ा बड़ा छोटा ये सब लेटर्स हो जाया करते हैं। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, बताना यह है कि वर्ब जो है उसका मतलब होता है क्रिया। और जो भी हम नाउन में, जैसे हमने पढ़ा था ना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तीन चीजें हमने आपको बताया था। एक बताया था कि प्लेस होता है नाउन में, एक है पर्सन, इसके पहले लिख रहे हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो जब हमने पिछला लेक्चर दिया था तो उसमें प्लेस को मैंने, ये प्लेस की स्पेलिंग ये मैं सही कर रहा हूं, PLACE, इसको मैंने काट दिया था। मैंने कहा इसका कोई रोल वर्ब में होता नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल, इसका पत्ता गोल। अब ये दोनों फंक्शन करेंगे वर्ब में, वर्ब में फंक्शन करेंगे। इनका रोल क्या होगा? जब पर्सन कोई एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, चाहे वो स्थिर अवस्था में रहे और चाहे वो कोई काम करे, दोनों ही स्थिति में वो जो एक्शन होता है वही क्रिया, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसी भी तरीके से किया जाए, वर्ब की डेफिनेशन में आता है। तो एक्शन डन बाय अ पर्सन और बाय अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब। ये सिंपल सी परिभाषा है। तो इसको हम यहां से मिटाते हैं, नीचे से मिटा करके हम चलते हैं ऊपर। ग्रामर में वर्ब को डिफाइन किया गया है, बेसिकली दो भागों में इसको बांटा गया है। वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, इसको कहीं कहीं प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। पहले मैं एक बार बता देता हूं, फिर हम क्या करेंगे इसको आपको बताएंगे। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के दो पार्ट हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मिलाकर के ही हमारे जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनते हैं, जिन्हें हम वर्ब का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ये हमारे मेन वर्ब के पार्ट हैं। दूसरी तरफ ऑक्सिलरी वर्ब में दो पार्ट होते हैं, बेसिकली प्राइमरी और मॉडल, और उसके बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी होता है, जिसमें इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जिरंड भी हुआ करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम इधर की कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका भी इंटरेस्ट जो है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, लूज होने लगेगा। ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि देयर शुड बी इंटरेस्ट इन यू व्हाइल रीडिंग, व्हाइल आई एम टीचिंग एंड व्हाइल यू आर स्टडिंग। उसमें, हमारे पढ़ाने में, आपके पढ़ने में, दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। थोड़ा सा हम इसको यहां पर शॉर्ट करेंगे। आज इतने पर हम लोग रहेंगे। मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसी को हम डिफाइन करेंगे, और बहुत सारे आपके कंफ्यूजन में दूर करने का प्रयास करता हूं, इसलिए इधर का मैं रब कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब
क्या होता है? देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब होता है पास ओवर। कहने का मतलब है ऐसा वर्ब जिसका जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाए, पास ओवर हो जाए, तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि जैसे ही abuses, ABUSES me, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो एब्यूज करना है, गाली देने का काम है, वो ही से मी पर पास ओवर हो रहा है। ही से मी पर पास ओवर हो रहा है, इसलिए ये एब्यूज ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, इसमें खेलने का एक्शन है, दिस एक्शन इज पासिंग फ्रॉम ही टू फुटबॉल, यहां से सीधे यहां आ रहा है, इसलिए यह भी ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में फॉल करेगा। इस प्रकार से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इन्हीं V1, V2 और V3 तीनों फॉर्म में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर कैसे होता है इस चीज को हमें देखना है। तो जब एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होता है दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। यहां एक बात और क्लियर करेंगे कि कभी कभी एक ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम करता है और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम करता है, उसका वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव नहीं हो सकता और एक्शन का पास ओवर होना चाहिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। चले, हम इसे मिटा रहे हैं यहां से। एक एग्जाम्पल हमने लिया, हमने कहा ही एब्यूजेस, अभी जो सेंटेंस लिखा था हमने कहा ही एब्यूजेस, इसमें से इतना ही हमने लिया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब ही इंट्रांजिटिवली काम करने लगेगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसके आगे हमने मी जोड़ दिया तो ये ट्रांजिटिव बन गया। तो ध्यान रखना है कि जब एक्शन कर्ता से कर्म पर पास ओवर होगा तो वह वर्ब ट्रांजिटिव कहा जाएगा, और जब कर्ता से कर्म पर ट्रांसफर नहीं होगा, पास ओवर नहीं होगा, तो इंट्रांजिटिव की श्रेणी में आएगा। हम उसका भी एक एग्जांपल इंट्रांजिटिव का आप दे रहे हैं, यानी आप ट्रांजिटिव को यहां इंट्रांजिटिव में लिख रहा हूं, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब डज नॉट पास ओवर, डज नॉट पास ओवर। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल। अब आपको लगता होगा कि भाई कर्म तो यहां भी है, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि कर्म रहेगा आएगा तो उसमें ये ट्रांजिटिव की श्रेणी में माना जाएगा। यहां भी कर्म तो है, तो स्कूल क्यों नहीं मान रहे हैं आप इसको ट्रांजिटिव? तो यहां आपको क्लियर करना चाहेंगे, आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर। क्या क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो स्कूल है, ये कर्म, ये ऑब्जेक्ट तो जरूर है, लेकिन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई ये इसका जो एक्शन है जाने का, वो ही से स्कूल पर पास ओवर नहीं हो रहा है, जिस कारण ये वाला जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में आएगा। फॉर इसी तरह से इन द सेम वे, जैसे ही कम्स फ्रॉम होम, यहां भी आप देखें कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग गवर्न्ड बाय, या यू कह सकते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्ट है
कम का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव की श्रेणी में आएगा। अब थोड़ा सा हम और सरल करते हैं ताकि आपका काम 80-90% कम से कम चल जाए, आपको ज्यादा उसमें टिपिकल उसमें न जाना पड़े। अगर बिना प्रीपोजिशन के आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो आप समझिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन आ जाता है तो कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस को छोड़ करके अगर कोई और प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसकी श्रेणी में हम उसको इंट्रांजिटिव मान लेंगे। लेकिन जो वर्ब, जिस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का आना तय होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें लाफ, शाउट, ये एस नॉक, इनके बाद एट आता है, तो ये सर्टेन है कि इनके बाद एट आएगा। जैसे ही लाफ्स एट मी, यहां ये एट प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद भी ये जो लाफ है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी लिख रहा हूं, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है भाई? यहां तो एट आ गया, अभी आपने बताया था कि अगर प्रीपोजिशन ऐसे आएगा तो ये इसका माना जाएगा यहां वाले में। इसके पीछे कारण ये है कि ये एट इस लाफ से गवर्न हो रहा है, न कि मी से। ये इस लाफ की वजह से आया क्योंकि इन वर्ब के बाद एट आता है। ऐसे और कई हैं, लेकिन हम आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 3 हमने पकड़ा है कि कम से कम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब इसके बाद सिट है कि ये प्रीपोजिशन आना ही है, इसका मतलब इस वर्ब के वजह से ये प्रीपोजिशन आ रहा है, इस मी की वजह से नहीं है, इसलिए ये वाला ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आएगा, जबकि यहां ये वाला इंट्रांजिटिव की श्रेणी में आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू से गवर्न हो रहा है। अभी हमने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस बताया है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या ट्रांजिटिव है क्या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि आगे जब हम वॉइस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें फिर हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। इसलिए मैंने ट्रांजिटिव वर्ब अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, किसका पैसिव बनेगा किसका नहीं बनेगा। जैसे ही अब्यूजेस मी आएगा आगे, अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, तो उसका पैसिव हो जाएगा आई एम अब्यूज्ड बाय हिम। लेकिन जब कहेंगे ही गोज टू स्कूल तो कहेंगे इसका पैसिव नहीं बनेगा। रीजन इज दैट कि गो इज इन ट्रांजिटिव वर्ब एंड आपका जो उधर हमने एब्यूज वाला सेंटेंस उसमें एब्यूज ट्रांजिटिव वर्ब है, देयरफॉर उसका पैसिव बन गया, इसका नहीं बना। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फर्क पता होना चाहिए। अब हम आपको कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं लिखने में पढ़ने में। तो अभी हम छोटे बच्चे तो हैं ही, कुछ बड़े बच्चे भी इसमें होंगे, कुछ बड़े लोग भी हो जिनको ये कंफ्यूजन होता होगा। तो थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज वर्ब्स हियर। सारी लिस्ट तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूं, लेकिन कुछ वर्ब्स जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। उसको जरूर नोट डाउन करिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या ये गलतियां होती हैं या बस मैं ऐसे ही कह रहा हूं। देखिए उसका मैं एक लिस्ट बता दे रहा हूं। देखिए जैसे बियर, एक और आगे चलते हैं तो इसमें मिलेगा आपको फाइंड, एक है फाउंड, इसके क्रम में और बढ़िए राइज, रेज, LIE लाई, LAY। चलिए इतने पर हम पहले फोकस करते हैं कि क्यों हमने इतना लिखा। बियर का मीनिंग है सहन करना, जन्म देना। फाइंड का मतलब है पाना, फाउंड माने नींव डालना, मकान का नींव आपके अगल बगल पड़ रहा होगा, जो भी है किसी चीज का फाउंडेशन जो होता है वो आजकल तो फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं। फाउंड नींव डालने से मतलब है। राइज, राइज का मतलब हो गया जैसे निकलना, उगना।
जगना, ये सब। रेज माने उठाना, जैसे किसी मुद्दे को उठाना, किसी टॉपिक को उठाना। हाथ उठाना, वहां भी इसका प्रयोग हो सकता है। लाई के दो पार्ट होते हैं, लाई की दो मीनिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, LIE की दो मीनिंग हो जाती है। फर्स्ट वन, चलिए, झूठ बोलना, और दूसरा लाई का एक अर्थ होता है लेटना, एक होता है ले, जिसका अर्थ होता है लेटाना। मीनिंग देख लीजिएगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म में दो होते हैं भाई, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, BORN, BORNE। अब प्रॉब्लम आती है कि कहां हम BORN लगाएं, कहां BORNE लगाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो BORN हमने बोला है, यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, ये सिर्फ इसका अर्थ है पैदा हुए थे, यानी वॉज बॉर्न के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, वॉज बॉर्न। आप हिस्ट्री में या कहीं भी आप देखेंगे ये शब्द लिखा रहेगा, पैदा हुए थे, इसको याद कर लीजिएगा। ये पैसिव वॉइस में ही इसका प्रयोग होता है और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा, इसको रख लीजिए। यहां पर कि वॉज बॉर्न, पैदा हुए थे, वहां लगेगा, बाकी अन्य टेंसेस में आप इसको यूज करेंगे। फिर हम आते हैं फाइंड पर। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी है फाउंड। इसको हमने सिंपली लिखा है क्योंकि ये फाउंड, यहां से जब आप देखेंगे कभी फाउंड फर्स्ट फॉर्म में आ गया तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले में आया यहां पर तो इसका मतलब वो न्यू डालने से यूज हो रहा है, तो यहां से इसको कोरिलेट मत करिएगा। फाउंड, फाउंडेड, देखिए, फिर फाउंडेड। तो मैं ये खाली बताना चाह रहा हूं कि इस फाउंड से इस फाउंड को जोड़ मत दीजिएगा कि अरे भाई ये यहां वाला फाउंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही वाला फाउंड यहां प्रयोग किया गया है। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हमें फोकस करना है कि किस तरह से कौन सा वर्ड कहां यूज हो रहा है, और हमें ये जहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जहां बच्चों को भी आता है प्रॉब्लम, बड़ों को भी आता है लिखने में प्रॉब्लम, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। जैसे राइज है, इसका सेकंड फॉर्म ROSE, RISEN, रेजन, राइज, रोज, रिजन, ये निकलने का होता है। जब रेज, इसमें सीधे RAISED, आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइज कहां लगाएंगे, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर उगना के सेंस में सन के साथ राइज का प्रयोग किया गया है। अब यहां आ जाए, ही आ गया, रेज योर हैंड्स, रेज दिस टॉपिक ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी इस टॉपिक को मीटिंग के दौरान उठाइए। तो ऐसे स्थान पर राइज और रेज, जैसे सुनने में लगता है थोड़ा मिलता जुलता है, कहीं आदमी कंफ्यूज होता है कि यार राइज लगा दें कि रेज लगा दें, तो आपका ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। लाई में जब हम आते हैं LIE, तो स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन इसके जो मीनिंग है, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला झूठ बोलना, लेटना। अब समस्या आती है कि भाई इसको किया कैसे जाए, तो लाई, ये झूठ बोलने वाले का जो सेकंड फॉर्म होगा वो लाइट, और इसका थर्ड फॉर्म भी लाइट। लेकिन लेटने वाले का जो सेकंड फॉर्म होगा, इसी लाई का सेकंड फॉर्म ले, और ये जो तीसरा होता है LAIN, लाई, ले और लेन, ये आपका होता है। फिर हम आगे चलते हैं, ले का लेट और लेट, ये लेटाने का होता है। तो ये हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमने आपको, आप अगर अभी नोट नहीं किए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास रख लीजिए, आपको बराबर काम आता रहेगा, क्योंकि हम तो इसको रब कर देंगे। चलिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। न लिया हो तो फिर से ले लीजिए, रुकाओ। चलिए, मान लिया कि ले लिया आपने। देखिए, इंग्लिश है, थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे इट इज मच ईजियर देन दैट ऑफ आवर ओन लैंग्वेज हिंदी, मच ईजियर।
केवल थोड़ा सा समझने का फेर है। इफ प्रैक्टिस यू डू तो डेफिनेटली इट इज मच इजियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत, देखिए प्रैक्टिस तो विदेशी भाषा है, थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी। अब ये सोचिए कि एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और आ जाए, तो वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना, आप कुछ मत करिए। अगर आपको बैठे बैठाए हाथ पे हाथ रखे हुए सीखना है तो उसका बड़ा सरल सा उपाय, बेसिकली आपके पास पैसे होने चाहिए। आप करेंगे, पैसे से अंग्रेजी आ जाएगी आपको। अब आपको लग रहा होगा कि यार पैसे से आ जाएगी तो कैसे आ जाएगी, पैसे वाले अंग्रेजी तो तुरंत सीख जाएंगे। तो आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से फ्लाइट का एक टिकट कटवाइए मम्मी पापा के साथ, और यहाँ से भैया उड़ जाइए और जाइए जहां अंग्रेजी बोली जाती है जिस देश में, वहीं अपना डल्ला पल्ला गिरा दीजिए और एक किराए का कमरा ले लीजिए कहीं जाकर के गली कूचे में। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लेके जाइएगा अच्छा खासा पैसा, और खूब ठेले वाले पर और वहां जो खुमचे वाले हैं सभी के यहाँ घूमिए, सभी के यहाँ जाइए, खाइए पीजिए, एंजॉय करिए और सभी के साथ बोलते रहिए। 2-3 महीने किराए पर वहां पर रह लीजिए, फिर वहां से फिर फ्लाइट का टिकट कटाइए, आइए गोपीगंज, आइए बनारस, आइए इलाहाबाद, आइए दिल्ली और दनादन अंग्रेजी बोलिए। तो वो आपको, अगर आप कर सकते हैं तो दैट्स वेरी फाइन। कहने का मतलब माहौल जो होता है, एटमॉस्फेयर, उस वो आपको भाषा अपने आप सिखा देता है। हिंदी बोलने के लिए हमने कोई कोचिंग थोड़ी की थी, आपने कोई कोचिंग थोड़ी की, आप फटाफट हिंदी बोलते हैं। इसी तरीके से जो भी आपकी मातृभाषा है या फिर जो भी आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज है, देसी भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, क्या उसके लिए कोई कोचिंग करते हैं? नहीं आपको। लेकिन क्या कभी आपने ग्रामर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी सटासट बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी की बात आई तो ढुलमुल हो गए। तो ग्रामर ऐसा नहीं है, ग्रामर भाषा जो है वो दैट केम फर्स्ट, भाषा पहले आई। भाषा जो है वो आदान प्रदान का मीडियम थी, माध्यम थी। तो जैसे लोग थे माहौल में, जिस माहौल में रहने लगे, अपने आइडियाज का एक्सचेंज करने लगे, भाषा बन गई। लेकिन भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ग्रामर को प्रयोग किया जाता है। भाई जैसे आप पैदा हुए, जैसे कोई बाग है, हम कहते हैं बाग में जाते हैं, लगा दिया कोई, जंगल में भी फूल पौधे इत्यादि इत्यादि सब रहते हैं, उसमें पेड़ और सब, लेकिन बेतरतीब बढ़े रहते हैं, इधर उधर सब बढ़े रहते हैं। लेकिन जब अपने लॉन में लगाते हैं तो वही देखने में उसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी, वो बढ़ जाया करती है। तो ग्रामर क्या करता है कि जो आपके सेंटेंसेस की इरर्स होती हैं, जो आपके सेंटेंसेस में कमियां होती हैं, उनको वो काट छांट करके सजा देता है और उसका कोई काम नहीं है। ग्रामर ओनली ब्यूटिफाइज योर सेंटेंसेस। तो उसको सिर्फ इसीलिए बताया जाता है कि जब आप इन चीजों को जानते रहेंगे, सही ढंग से आप रखेंगे, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। जैसे भाई हम कह रहे हैं कि मुझे कहना है कि मैं घर जा रहे थे, थोड़ा सुनने में अटपटा सा लग रहा है, मैं घर जा रहे थे। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं घर जा रहा था, सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि ये चलन में है, ये यही लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं घर जा रहे थे तो आपका मैसेज तो मेरे तक कन्वे हो गया कि मैं घर जा रहे थे, ये यही कहना कुछ चाह रहे हैं कि जाने वाने की बात है, लेकिन सही से नहीं हुआ। तो आपको अगर सही से करना है तो भाषा में थोड़ा सा अपने बात को इंप्रूव करने के लिए इस ग्रामर को देखना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगे हैं। इसके बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा जो उसकी वर्ब पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो वर्ब में कुछ चीजें और आपको बताएंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखें, वैसे तो आपने पढ़ा है V1, V2, V3 जो अभी चर्चा हमने किया, लेकिन कुछ V3 के जो पार्ट होते हैं उसमें 2 भाग हो जाते हैं। कुछ है तो संख्या में इतनी बड़ी डिक्शनरी है, काफी है, लेकिन जो बराबर यूज में आते हैं उनको हम यहां एक्सट्रैक्ट के रूप में रख रहे हैं। जैसे है सिंक, श्रिंक, मेल्ट, ड्रिंक, गेट, सैंक, संक, और इसका दूसरा होता है SUNKEN, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन, SHRUNKEN। यस, ये मेल्ट की स्पेलिंग को जरा सा MELT कर लीजिए, MELTED, MELTED।
और ये मोल्टन, MOLTEN। इसी तरह से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन, और गेट, गॉट, गॉट, गॉटन। अब प्रॉब्लम आती है जब आप थर्ड फॉर्म यूज करने जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कभी गॉटन कर लें कि गॉट करें, ड्रंकन करें कि ड्रंक करें। तब से एक भाई साहब पीछे से खड़े रहते हैं, बताते हैं यार कोई भी कर लो, दोनों ही थर्ड फॉर्म है। बताना चाह रहा हूं भाई साहब पर विश्वास मत करिएगा, अपने ऊपर विश्वास करिएगा। वो भाई साहब जो है ना, उनको वो खुद कंफ्यूज्ड है, इसलिए आपको भी बता दिए कि कोई भी कर लो, दोनों ही सही हैं। ऐसे मत करिएगा, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर रहा हूं। देखिए, सिंक माने होता है जैसे डूबने से सेंस होता है। श्रिंक कोई चीज सिकुड़ जाना, जैसे नया कपड़ा आप लिए, शर्ट एक नई हम लिए गए, कल साफ की, उसको निकाले गए, धूप में डाले, पता लगा कि वो 2 बित्ते का शर्ट लिए थे, उसमें से 10 इंची कम हो गया। पहने तो हमारे वो थोड़ा छोटा हो गया, बड़ू चटाई पर नहीं इधर जा सके न उधर जा सके, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो श्रिंक को आपको याद भी हो गया कि कहां लगाएंगे भाई, कपड़ा छोटा हो गया, सिकुड़ पिकुड़ गया। अच्छा आगे चलिए, खैर ये हंसने हंसाने की बात हो गई। मेल्ट, पिघलना। अब आपने एक मेल्ट पकड़ लिया, कहीं गए आप तो कहे कि अरे देखो तुम्हारी आइसक्रीम मोल्टन हो गई। अरे उसको समझना पड़ेगा कि कहां हमको क्या बोलना है, कौन से शब्द का हमको प्रयोग करना है। थोड़ा सा रिफाइन करके इन चीजों को समझ लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन। आपको कहना है मैंने पानी पिया है, तो कह दीजिए आई हैव ड्रंकन। अरे भाई, पानी पीना एक अलग बात है, ड्रंकन जरा सा वो शराब की बात आ जाएगी, नशे वाली बात आ जाएगी, दोनों में अंतर है। आपको यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड हाउ दे शुड बी यूज्ड। ये आपको जानना है, जानेंगे तभी आप करेक्ट इंग्लिश की तरफ पढ़ पाएंगे। अदरवाइज पानी को शराब, शराब को पानी, इसको उसको ये वो, मोल्टन, मेल्ट, कुल उसी में मिला करके खिचड़ी कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इस तरह से गेट, गॉट, गॉट, गॉटन। फिर पीछे वाले भाई साहब बोले भैया ये तो यार 2 ठो है और इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, छोड़ो हटाओ, इसको किसी और से पूछ लेते हैं। मत पूछिए किसी से, इसमें इसका डिफरेंस भी बड़ा ही अजूबा है, अभी आपको बता रहा हूं। चलिए, ये जो थर्ड वाला है ना, ये थर्ड में जो दूसरा वाला है ना, दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव, ये विशेषण है। जैसे डूबी हुई नाव, इसमें हुई, डूबी हुई, डूबना होता है ना, डूबी हुई नाव, संकन शिप, डूबी हुई नाव। अगर हमें कहना है कि ये डूबी हुई नाव है तो संकन शिप, संकन माने ये सिकुड़ा हुआ शर्ट है तो संकन शर्ट। मोल्टन, पिघला हुआ, जैसे कोई रॉक है, कोई चट्टान है, और जैसे वो होता है ना ज्वालामुखी वगैरह, उसके गर्मी से कोई कुछ पिघल जाए, बर्फ के पहाड़ पिघल जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वहां मोल्टन रॉक, मोल्टन चट्टाने, उसको वहां पर मोल्टन कहेंगे। और इसी तरीके से ड्रंकन, कोई पिया हुआ, नशे में धुत। ड्रंकन का अर्थ क्या होता है? नशे में, नोट करिएगा, नशे में धुत। तो हमने बताया संकन, डूबा हुआ, श्रंकन, सिकुड़ा हुआ, मोल्टन, मोल्टन क्या होगा? पिघला हुआ, जैसे चट्टान इत्यादि। यहां पर किसी चीज के लिए हम कर सकते हैं मोल्टन, ऐसा नहीं है। ड्रंकन, नशे में धुत। नशे में कहने का मतलब शराब का नशा या किसी चीज का नशा होगा, वहां यूज करेंगे। और जो गॉटन है, यहां जरूर हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग थर्ड फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। कारण यह है कि ये वाला जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बोला जाता है, यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म में, और ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में ये गॉटन का यूज किया जाता है। ओके, इट्स राइट, ध्यान रखिएगा। यानी दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। गॉटन का जो यूज है, गॉटन वाला, वो क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में प्रयोग होता है थर्ड फॉर्म में ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में किया जाता है। ये हमने आपको कुछ अंतर बताए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी स्क्रीन का ये खींच दीजिए, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने आपको आज वर्ब के, मेन वर्ब के ऊपर फोकस किया है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको
क्या करें, जो इसके आगे का है वो बताएं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा, कीप वॉचिंग। थैंक यू।